हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से हिंदी मिरर पर स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट, जो कि बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीए फर्स्ट ईयर का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आपका जो बीए फर्स्ट ईयर है उनका 101 यानी कि BAEC हम अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का 3 तारीख में पेपर है उसका हाफ पार्ट हमने कराया था और हाफ पार्ट अभी लेकर आएंगे आपके लिए। और जो स्टूडेंट का आज हिंदी का पेपर था, जिनका 101 कोड है और जिनका 201 कोड है और जिनका 301 कोड है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है। और हिंदी मिरर की तरफ से जो आपके तीनों कोड की तैयारी हुई थी, तो तीनों ही कोड के स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर जो हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी हुई 70-80% आया है या नहीं आया है, और जो तैयारी की गई थी वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका एक चीज़ मेरे पास क्वेरीज आई स्टूडेंट की कि मैडम हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए और MCQs नहीं आए। तो MCQs के लिए कहा किसने था कि MCQs आएंगे? आपने क्या किया, आपने लास्ट ईयर की वीडियोस देखी और आप कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा था कि लास्ट ईयर की वीडियो में से सिर्फ आप क्वेश्चंस देखना, पैटर्न मत देखना। पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि आपके 20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास बहुत चॉइस होगी। फिर मैंने बताया था खंड ख में से आपके पास जो है 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होंगे, जो कि एक 10 नंबर का होगा। 40 नंबर आपके यहाँ बनेंगे। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को पैटर्न बताया था, तब भी स्टूडेंट जो है ये रहे कि MCQs के लिए मना कर दिया था मैंने कि ये जो था ये 3 घंटे वाला पेपर का पैटर्न था। आपका 2 घंटे का पेपर था। अब 2 घंटे में भी आपने टाइम मैनेज नहीं किया, क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और आपका जो है पेपर का टाइम कम है। लेकिन आपको टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा पेपर के हिसाब से। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो आप उसको कम से कम 1 घंटे में दोनों को निकालो। बाकी बचा 1 घंटा, उसमें 4 क्वेश्चन निकालो। अब बता देती हूँ मिनट किस हिसाब से लोगे। अब किसी की स्पीड बहुत तेज़ होती है, किसी की स्पीड बहुत कम होती है, तो स्पीड के हिसाब से आप अपने टाइम मैनेज करें। जिसकी स्पीड तेज़ होगी वो कम से कम आधे घंटे में आपके 7 से 8 पेज आराम से निकाल लेगा। अगर वो एक पेपर पे भी 10 मिनट देगा तो आधे घंटे में वो आराम से निकाल लेगा पेज। लेकिन जिसकी स्पीड कम होगी वो 3 से 4 पेज निकाल पाएगा। तो कोई बात नहीं, आपका टाइमिंग कम है तो उसको मैनेज करिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चंस मत छोड़िए। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो सीधे सीधे आपके 20-30 नंबर कम हो जाते हैं। अगर आप एक पेज भी भर कर आते हैं, 2 पेज भी 10 नंबर के पेज में अगर आपने 2 पेज ही भर दिए तो कुछ नहीं, तो आपको 4 से 5 नंबर तो मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो कैसे मिलेंगे? ऐसे ही 20 वाला है। अगर आपने 7 से 8 पेज नहीं किए, सिर्फ 5 पेज फिल किए हैं, तो 15 नंबर तो मिलेंगे एटलीस्ट आपको। तो कोशिश कीजिए कि आप इन 2 घंटे के अंदर सारा पेपर अपना मैनेज करें। और आगे भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके भी ऐसे ही पेपर आपके होने हैं। यही पैटर्न आपका आना है। MCQs की तैयारी मत करें, इस बार MCQ नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका BAC 201, जो कि आपकी हर यूनिट से बताया जाएगा कि आपको यहाँ से ये पढ़ना है। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था MST, यहाँ पर आपका आया है समष्टि, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब सेकंड ईयर का देखते हैं पैटर्न फर्स्ट यूनिट में क्या बनेगा। यहाँ पर ये समष्टि का अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ व परिभाषा कर लीजिए और इसका विकास कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यही टॉपिक आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। आपके एक क्वेश्चन आपका ये जरूर बनता है, अर्थशास्त्र की विशेषताएं। ये विशेषताएं जरूर कर लीजिए। विशेषता वाला क्वेश्चन मत छोड़ा कीजिए, विशेषताएं वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। महत्व एवं आवश्यकता भी जरूर पूछी जाती है। चलिए चलते हैं आपके सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में आपका किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे वो हमने चेक करने हैं। चलिए देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में टॉपिक देखते हैं पहले, उसके बाद टॉपिक के बाद फिर टॉपिक वाइज देखेंगे किस तरह के आपके क्वेश्चन वहाँ पर निकल कर आएंगे। सेकंड यूनिट आपकी ऊपर चली गई है।
ये थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो चुका है, ये रही। यहाँ पर है राष्ट्रीय आय अवधारणा संरचना। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। अर्थ एवं परिभाषा कर लीजिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा कर लीजिए, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय कल्याण के बारे में भी पढ़ लीजिए। ये 3 टॉपिक यहाँ से आप कर लीजिए। चलते हैं आपकी 3rd यूनिट की तरफ, किस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस निकलेंगे उनको चेक करते हैं। जो टॉपिक बताए जा रहे हैं मैं 100% बोल श्योर रहती हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं कल अपलोड कर दूँगी आपके लिए, हो सकता है रात तक भी अपलोड कर दूँ। राष्ट्रीय आय माप एवं लेखांकन, यहाँ पर राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ को सारी विधियों पर गो थ्रू कर लीजिए। हो सकता है कौन सी विधि पूछ ली जाए, कोई सी भी एक विधि आपसे या 2 विधि पूछ ली जा सकती हैं। राष्ट्रीय आय का महत्व पढ़ लीजिए। बाकी चलते हैं आगे, बस इतना ही यहाँ पर पढ़ लीजिए। विधियों वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जा सकता है, जो विधियों वाला आपका टॉपिक है। अब आते हैं 4th यूनिट पर। 4th यूनिट में क्या है, रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। मुख्य भाव, प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता, इतिहास, अवधारणा पढ़ लीजिए। यहाँ पर श्रम की मांग या पूर्ति का विश्लेषण, बस यही टॉपिक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन सकता है, वही सीमाएं, ये वाला तो जरूर कर लीजिए, 100% यहाँ से पूछा जाएगा। अब चलते हैं आपकी 5th यूनिट की तरफ। 5th यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। 5th यूनिट केन्सियन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 100% आपके एग्जाम में बनेगा। केन्स का केस के रोजगार सिद्धांत, कुल मांग फलन, कुल पूर्ति फलन, इसके चारों ही सिद्धांत आप पढ़ लीजिए। और राष्ट्रीय आय का निर्धारण में ये नहीं पढ़ेंगे तो इनका ये तो पढ़ लीजिए। सिद्धांत का महत्व, सैद्धांतिक महत्व भी, व्यावहारिक महत्व भी पढ़ लीजिए, दोनों इनके महत्व पढ़ लीजिए सिद्धांत के। चलते हैं 6th यूनिट पर। 6th यूनिट में आपके किस तरह से क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। उपभोग फलन का सिद्धांत, ये भी 100% आपके एग्जाम में बनेगी यूनिट। उपभोग का फलन का अर्थ, मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कर लीजिए, बनेंगे एग्जाम में। और ये यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति के प्रकार, इसको गो थ्रू, एक बार गो थ्रू का मतलब होता है एक नज़र देख लेना कि ये टॉपिक आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उससे क्या होता है, अगर आप एक बार भी 2 बार अपनी बुक को पढ़ लेते हैं, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाते हैं और उनसे भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अटैम्प्ट करके आते ही हैं। त्वरक एवं विदेशी व्यापार गुणक, यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 से 2 के बीच में। त्वरक सिद्धांत क्या है और इसमें गुणक या त्वरक की परस्पर क्रिया, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर त्वरक के, बस त्वरक क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा की प्रकृति, कार्य एवं पूर्ति, क्या है मुद्रा की प्रकृति, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहीं पर आपकी क्लियर हो रहा है कि यही तीनों टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने हैं। लेकिन और थोड़ा सा देख लेते हैं। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर परिभाषाओं का वर्गीकरण करना है, फिर यहाँ पर विस्तार के आधार पर परिभाषाएं, फिर यहाँ पर प्रकृति के आधार पर, यहाँ विस्तार के आधार पर, दोनों तरह की परिभाषाएं तैयार कर लीजिए। मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, प्राथमिक, सहायक, आकस्मिक, अन्य, मुद्रा के स्थैतिक व प्रायोगिक कार्य, मुद्रा का आधारभूत कार्य पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। फिर यहाँ पर मुद्रा का महत्व पढ़ लीजिए। मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा, मुद्रा के पूर्ति की परिभाषा पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा पूर्ति फलन, ये भी पढ़ लीजिएगा टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं, आपके PDF आपको रात तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तीनों ही क्लासेस की BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों को बुक की PDF रात तक 10-11 बजे तक आपको PDF भी मिल जाएगी बुक की। ब्याज के सिद्धांत पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के आपके बनेंगे। पहले तो आप ब्याज के कितने प्रकार हैं ये पढ़ लीजिए। ब्याज के सिद्धांत 4 दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, एक तो ISL मॉडल रहेगा आपका और ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। PDF के लिए मैंने बोल दिया है कि 10-11 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है किसकी मुद्रा तथा कीमतों का सिद्धांत, किसके बारे में आपने ऊपर पढ़ लिया है उतना ही सफिशिएंट है। और आपको यहाँ कोई टॉपिक लगता है कि ये वाला महत्वपूर्ण है तो आप खुद से इसमें से देख सकते हो। चलिए हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर, 12 यूनिट पर। 12 यूनिट में है मुद्रा की मांग केन जोतर के हिसाब से सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर देखना है, देख लेते हैं। मुद्रा की मांग का केंज के बाद का दृष्टिकोण, केंज आपने पढ़ लिया है, उसके बाद का क्या दृष्टिकोण रहा है उसके बारे में पढ़ना है। पेटिनकिन का वास्तविक शेष दृष्टिकोण, इनका वास्तविक शेष का अर्थ और आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ लीजिए। बोमोल का भी पढ़ लीजिए। टॉबिन पढ़ना चाहे पढ़ ले, नहीं तो गुडलैव शो का दृष्टिकोण तो जरूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। 3-4 टॉपिक यहाँ पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डीपली ही पढ़कर आप जाइए। और रही क्वेश्चंस की बात, तो टाइम मैनेजमेंट तो देखो आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत हैं और उसके हिसाब से आपको 2 घंटे के हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। जो मैंने बताया है उस हिसाब से भी आप करोगे तो आप काफ़ी हद तक अपना पेपर कवर कर पाओगे। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, घड़ी जरूर बांध के जाइए क्योंकि घड़ी रहती है तो घड़ी के हिसाब से आप अपना पेपर को सॉल्व कर पाते हो। चलो कोई नहीं, आज फर्स्ट डे था, बाकी के जो पेपर बचे हैं उनमें और अच्छे से मेहनत करिए। फिलिप्स वक्र की व्याख्या, इसमें कौन कौन से टॉपिक है तीनों को पढ़ लीजिए। फिलिप्स वक्र का महत्व, बस यही 3 टॉपिक हैं, इनको आप कवर अप कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, क्या आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। 11 यूनिट हो चुकी हैं और मुझे लगता है ये यूनिट काफ़ी आपके लिए यूजफुल जाने वाली हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति के यंत्र, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अर्थात साख नियंत्रण का अर्थ 100% कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। फिर यहाँ पर केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति के उद्देश्य और यहाँ पर परिमाणात्मक और गुणात्मक रीतियों का समन्वित उपयोग, ये भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों का अंतर अगर है तो अंतर भी नहीं, अंतर नहीं दिया है, बस समन्वय ही दिखाया है तो समन्वय ही पढ़ लीजिए। जो रहता है उसी को पढ़ लिए, अपना दिमाग ज़्यादा। अब एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स ने दिमाग चलाया कि मैडम ने तो बताया नहीं है, एमसीक्यूज ज़रूर आएंगे। तो मैंने कहा था, मैंने ये भी नहीं कहा था कि एमसीक्यूज आएंगे, मैंने कहा था पैटर्न ये आ रहा है क्योंकि ये पैटर्न फॉलो हो चुका है 2 घंटे के पेपर में। आपने क्या किया, 3 घंटे वाले पेपर देख लिए। चलिए देखते हैं राजकोषीय नीति के यंत्र, राजकोषीय नीति का अर्थ, राजकोषीय नीति के उद्देश्य और विभिन्न बस यही 2 टॉपिक कर लीजिए, यही सफिशिएंट है इस वाली यूनिट में। आगे चलते हैं दूसरी यूनिट, क्या कौन सी यूनिट है, क्या टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। आपकी यूनिट है 16, साख निर्माण एवं नियंत्रण। बैंक जमाओं के प्रकार, प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा दोनों को पढ़िए, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। साख निर्माण की प्रक्रिया, एक बैंक बैंकिंग प्रणाली, बहु बैंक बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, पढ़ लीजिए। ज़्यादा अंतर नहीं होगा दोनों में, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ, ये कर लीजिए। इसमें तो मुझे लगता है कुछ भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी यूनिट है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे और इन तीनों टॉपिक में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए तीनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों को कर लीजिए। अब आते हैं प्रतिष्ठित विकास प्रारूप, एडम स्मिथ, रिकॉर्डो। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम जब सारी बुक पढ़नी थी तो आपका चैनल क्यों देखें, तो सारी तो मैं नहीं बताती हूँ, जो मैं बताती हूँ बहुत कम में बताती हूँ, सारा तो देखो पढ़ोगे तभी। अब हम 100% देंगे तभी तो हम 80% करके आएंगे। मैंने आपको 100% तैयारी कराई थी तभी तो देखो 80% आपका पेपर आया या नहीं आया। पढ़ना तो पड़ेगा, जब आप 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अगर 8 पढ़ लेंगे तो क्या हुआ, पढ़ लीजिए, अच्छा पेपर जाएगा। एडम स्मिथ का विकास प्रारूप, तो इसमें आप श्रम विभाजन पढ़ सकते हैं, विकास का क्रम पढ़ सकते हैं। रिकार्डो का भी विकास प्रारूप की मान्यताएं, पूंजी संचय की प्रक्रिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में कौन से क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं। 18 यूनिट पर हम आ चुके हैं। हैरोड डोमर का विकास प्रारूप, हैरोड का विकास प्रारूप पढ़ लीजिए, इसके दोनों टॉपिक यहाँ से पढ़ लीजिए। अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर भी, हैरोड वृद्धि मार्ग भी पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फिर डोमर का भी पढ़ लीजिए, डोमर के विकास प्रारूप की मान्यताएं 3 दी गई हैं यहाँ पर, पूर्ति, मांग और संतुलन, तीनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। और हैरोड तथा डोमर के प्रारूप की असमानताएं और समानताएं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ लीजिए क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन 100% पूछे जाते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। कितनी यूनिट है हमने शुरू में नहीं चेक किया था। चलिए आ चुके हैं 19 पर। व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत। विशेषताएं तो बिल्कुल मत छोड़ा कीजिए। विशेषताएं वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है और प्रकार वाला भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। मौद्रिक सिद्धांत क्या है व्यापार चक्र के, दोनों पढ़ लीजिए सिद्धांत ये। आगे आते हैं 19 यूनिट तक ही था शायद, नहीं अभी और भी यूनिट है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं 20। व्यापार चक्र का गुणक त्वरक सिद्धांत। व्यापार चक्र के गुणक त्वरक अंतःक्रिया। यहाँ पर सैमुअल्सन को जरूर पढ़ लीजिए, इनका व्यापार चक्र पढ़ लीजिए और इनके मॉडल की प्रमुख मान्यताएं भी पढ़ लीजिए। हिग्स का व्यापार चक्र और यहाँ पर हिग्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत का मूल्यांकन पढ़ लीजिए। ठीक है, तत्व भी पढ़ लीजिए। ये 3-4 टॉपिक हैं। अब यहाँ पर कितने टॉपिक निकल कर आ रहे हैं? 11 तो हैं। 11 में से मैंने सिर्फ आपको 4 टॉपिक बताए, तो कुछ ज़्यादा थोड़ी ना बताया है। चलिए आगे चलते हैं आपके। चलिए बस 19 मिनट तक आपका था ये। वीडियो पसंद आई है तो आपको एक लाइक तो बनता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक तो बनता है जाते जाते। अगर अभी तक नहीं किया तो एक लाइक करके जाना है और अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और साथ में कमेंट बॉक्स में हिंदी का पेपर जिन स्टूडेंट ने दिया है कमेंट जरूर करिए, क्योंकि एक कमेंट तो बनता है। इतनी अच्छी तैयारी के बाद बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।